हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। रेक्टल प्रोलैप्स जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है पेशेंट के लिए। जो पूरा का पूरा रेक्टल वाल है या रेक्टल म्यूकोसा है वो एनल कैनाल के बाहर प्रोट्रूड होती है, जिसको डिजिटली या मैनुअली उसको प्रेस करना पड़ता है। जबकि जब भी डेफिकेशन के लिए पेशेंट जाता है पूरा का पूरा म्यूकोसा बाहर आता है और फिर से उसको मैनुअली या डिजिटली प्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी, सिम्टम और ट्रीटमेंट के बारे में। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स, द सर्कमफेरेंशियल प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टल म्यूकोसा और रेक्टल वॉल बियॉन्ड द ओरिफिस ऑफ द एनल वर्स इज कॉल्ड एज रेक्टल प्रोलैप्स। जो एनल कैनाल है या एनल वर्ज है उसके बाहर जो रेक्टल कैनाल या रेक्टल म्यूकोसा है वो प्रोट्रूड होता है, तो उसको हम लोग रेक्टल प्रोलैप्स के नाम से जानते हैं। ये रेक्टल प्रोलैप्स जो है 2 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादातर मिलता है या तो फिर एल्डरली पेशेंट में मिलता है। तो अगर कोई पेशेंट आकर के ये बताता है कि उसके एनल वर्ज के बाहर कोई मांस चारों तरफ से निकलता है और उसको डिजिटली या मैनुअली प्रेस करना पड़ता है, फिर वो अंदर जाता है, तो रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन हो सकती है। ये जो रेक्टल प्रोलैप्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कैंसिल्ड रेक्टल प्रोलैप्स, सेकेंड है पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स और थर्ड है कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कैंसिल्ड रेक्टल प्रोलैप्स की। तो कैंसिल्ड रेक्टल प्रोलैप्स, इसमें जो रेक्टल म्यूकोसा है या रेक्टल वाल है वो प्रोट्रूड होकर के एनल वर्ज के बाहर नहीं आता। जो डायलेटेड एनल वर्ज है वहाँ तक तो आता है, लेकिन एनल वर्ज के बियॉन्ड, एनल वर्ज के बाहर नहीं निकल पाता। तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनको एग्जामिनेशन टेबल पर जब लेटा करके हम लोग एग्जामिन करते हैं तो जब उनको स्ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है तो उनका एनल कैनाल वो डायलेट होता है। डायलेट होने के बाद जो क्रिसेंट्रिक फोल्ड्स होते हैं रेक्टल म्यूकोसा के वो बाहर से दिखाई देते हैं। पिंक पिंक जो म्यूकोसा है वो दिखाई देता है, लेकिन वो प्रोट्रूड होकर के बाहर नहीं आते। जो सेकेंड कंडीशन है वो पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स की। तो जो पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स की जो कंडीशन है इसमें जो रेक्टल म्यूकोसा है या रेक्टल वाल है वो स्ट्रेनिंग के वक्त एनल कैनाल या एनल वर्ज से बाहर निकल के आता है, प्रोट्रूड होता है। चारों तरफ से एक क्रिसेंट्रिक फोल्ड बाहर आएगा, प्रोट्रूड होगा और इसकी लेंथ एनल वर्ज से बाहर लगभग 4 सेंटीमीटर तक होती है। अब इस 4 सेंटीमीटर में जो रेक्टल प्रोलैप्स होगा उस रेक्टल वाल के जो फोल्ड्स होंगे वो डिजिटली इंडेक्स फिंगर और थंब से डिजिटली पकड़ में आता है। पेशेंट उसको पकड़ करके ये महसूस कर सकता है कि हाँ उसका कुछ मांस या कुछ वाल जो है अंदर की वो बाहर आई है। जैसे ये वर्ज है, एनल वर्ज है, तो इस एनल वर्ज के बाहर जो चारों तरफ से मांस आएगा इसको ऐसे इंडेक्स फिंगर से और थंब से ऐसे पकड़ करके वो फील किया जा सकता है। तो ये पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स होता है। थर्ड जो कंडीशन होती है वो कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। कंप्लीट, जैसा कि टर्म में ही पता चल रहा है, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब जो कंप्लीट रेक्टम वाल है, जो रेक्टल वाल है कंप्लीट, वो पूरी तरह से प्रोट्रूड होकर के एनल वर्ज के बाहर आ जाती है। तो जो रेक्टल वाल है या रेक्टल म्यूकोसा है पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोट्रूड होकर के एनल वर्ज के बाहर आ जाती है और जो इसका लेंथ होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसको डिजिटली बाय फोर्स प्रेस करके अंदर करना पड़ता है। कई बार ये अंदर नहीं होता है तो पेशेंट उसी कंडीशन में कपड़े से ढक करके क्लिनिक में आता है और उसको डिजिटली डॉक्टर्स फिर उसको हम लोग प्रेस करके अंदर करते हैं। तो ये 3 कंडीशन हुई रेक्टल प्रोलैप्स की। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स की एटियोलॉजी, उसके जो कारण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 2 एज ग्रुप मैंने पहले ही बताया, एक बच्चों वाला जो कि जनरली 2 से 5 साल का एज ग्रुप होता है और एक एल्डरली पेशेंट। ये 2 ग्रुप होते हैं जिनमें जनरली रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। तो दोनों की अलग अलग बात करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग बात करते हैं छोटे बच्चों की जिनकी एज ग्रुप जनरली 2 से 5 साल के बीच की होती है। तो इनमें जो रेक्टल प्रोलैप्स के कारण हैं वो सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि जो इनका एनल कैनाल है उसके आसपास के जो मस्कुलेचर हैं वो वेल डेवलप नहीं होते। उसके साथ साथ
जो टेल बोन है जिसको कॉकिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इस कॉकिक्स का जो कर्वेचर होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। जनरली ये जो टेल बोन होता है, कॉकिक्स होता है, उसमें एक थोड़ा सा कर्वेचर होता है, कर्व लिए होता है। ये कर्वेचर जो होता है पोस्टेरियर एनल वॉल और पोस्टेरियर रेक्टम को काफ़ी सपोर्ट करता है। तो जो ये 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें जो कर्वेचर होता है टेल बोन का, वो कर्वेचर वेल डेवलप नहीं होता है, ये सपाट होता है और पूरा का पूरा टेल बोन भी उस टाइप से डेवलप नहीं होता। तो कर्वेचर डेवलप ना होने की वजह से इनका जो पोस्टेरियर एनल वॉल है और पोस्टेरियर रेक्टल वॉल है उस पर सपोर्ट नहीं मिलता, जिस कारण से जब वो स्ट्रेनिंग करते हैं तो रेक्टल प्रोलैप्स के चांसेस बने रहते हैं। जो नेक्स्ट कारण है वो है रिपीटेड डायरिया या रिपीटेड कॉन्स्टिपेशन। छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनमें रिपीटेड डायरिया हो रहा है, दिन भर में 4 बार 5 बार उनको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, डेफिकेशन के लिए जाना पड़ रहा है और वो स्ट्रेन करने के लिए बैठते हैं, तो एनल कैनाल और जो मस्कुलेचर है वैसे ही उनका वीक होता है और उसके बाद वो 4 बार 5 बार स्ट्रेन करने के लिए बैठते हैं तो धीरे धीरे रेक्टल प्रोलैप्स वाली कंडीशन डेवलप होने लगती है। तो नेक्स्ट जो कॉज है वो है पुअर ट्रेनिंग फॉर द डेफिकेशन बाय मदर टू हर चाइल्ड। तो जो माँ होती है अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी है अपने बच्चों को तो बच्चे अननेसेसरली स्ट्रेनिंग करते रहते हैं बैठ करके। जब भी डेफिकेशन के लिए जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट अननेसेसरली, उनको ज़रूरत नहीं है फिर भी स्ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो उनका एनल कैनाल और मस्कुलेचर वैसे ही वीक होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। उसके बाद जब वो स्ट्रेनिंग करते हैं तो रेक्टल प्रोलैप्स के चांसेस बनते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड ग्रुप की, जो कि एल्डरली पेशेंट होते हैं। तो उनका जो मसल टोन है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, काफ़ी वीक हो जाता है। उनका जो स्फिंक्टर है वो काफ़ी वीक हो जाता है और स्फिंक्टर का जो टोन है, जो स्पाज्मिसिटी है, वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, उसका टोन काफ़ी कम हो जाता है। तो जब वो स्ट्रेनिंग के लिए बैठते हैं, तो जब वो स्ट्रेन करते हैं तो मसल टोन वीक होने की वजह से, स्फिंक्टर रिलैक्स होने की वजह से उनमें रेक्टल प्रोलैप्स के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है एडल्ट पेशेंट में वो है रिपीटेड डायरिया या रिपीटेड कॉन्स्टिपेशन। अगर उनको रिपीटेड डायरिया हो रहा है, दिन भर में 5 बार 6 बार 8 बार उनको डेफिकेशन के लिए जाना होता है और वहाँ पे जाकर के जब वो स्ट्रेन करते हैं, जब वो प्रेशर लगाते हैं तब रेक्टल प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ते हैं। या अगर कॉन्स्टिपेशन है, उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, डेफिकेशन के लिए बैठे हैं और 20 मिनट 25 मिनट तक लगातार स्ट्रेन कर रहे हैं, तो उससे भी उनका जो एनल कैनाल है वो काफ़ी रिलैक्स होता है और उसके ऊपर से जब वो स्ट्रेन करते हैं तो रेक्टल प्रोलैप्स के चांसेस बनते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो माल नरिश्ड होते हैं, पुअर होते हैं, माल नरिश्ड होते हैं, तो उनका जो मसल टोन है, जो स्ट्रेंथ है मसल्स की, वो काफ़ी वीक होती है। उसमें अगर स्ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं तो उनमें भी रेक्टल प्रोलैप्स के चांसेस बनते हैं। तो ये हमारे कॉजेज हुए, एटियोलॉजी हुई रेक्टल प्रोलैप्स की। अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स। तो सिम्टम ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स पे फिर इन दोनों ग्रुप की अलग अलग बात करेंगे हम लोग। तो जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो सिम्टम्स होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्लिनिक में जब आते हैं बच्चे को लेकर के, तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे को जब भी स्ट्रेनिंग के लिए या जब भी डेफिकेशन के लिए बैठता है तो इसके एनल कैनाल से, इसके मल द्वार से कुछ बाहर आता है, कुछ मस्सा है या मांस है जो चारों तरफ से बाहर आता है, जिसको हम लोग प्रेस करके अंदर करते हैं। कई बार बच्चा जब खड़ा होता है तो धीरे धीरे खुद से अंदर हो जाता है। उस पेशेंट को अगर आप एग्जामिनेशन टेबल पे ले जाएंगे, उसको देखेंगे और एग्जामिन करेंगे और उस बच्चे से जब स्ट्रेन करने के लिए बोलेंगे तो जब वो स्ट्रेन करेगा तो उसका जो स्फिंक्टर है वो काफ़ी रिलैक्स होगा और एनल म्यूकोसा उसके थ्रू प्रोट्रूड होकर के बाहर आएगी। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है उसमें बच्चे को या पेशेंट को जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो अपने गोदी में उठा करके ले आते हैं और वो ये दिखाते हैं कि इसके एनल कैनाल से या इसके मल द्वार से कुछ मस्सा जो है वो बाहर निकला हुआ है, जो अंदर नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ म्यूकस उसमें लगा रहेगा, कुछ ब्लड के स्पॉट लगे हो सकते हैं, कुछ फीसेज लगे हो सकते हैं। तो उस पेशेंट को, उस बच्चे को हम लोग एग्जामिनेशन टेबल पे लेटाते हैं और विस्कस जाइलोकेन के थ्रू उसको प्रेस करके डिजिटली अंदर करते हैं और टी बैंडेज करके उसको वापस भेज देते हैं। तो ये कंप्लेन होती है, सिम्टम मिलते हैं छोटे बच्चों में। सेम कंडीशन, लगभग यही सिम्टम्स एल्डरली पेशेंट में भी मिलते हैं। जब एल्डरली पेशेंट आते हैं तो उसमें से कुछ पेशेंट होते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम टॉयलेट के लिए या जब हम डेफिकेशन के लिए बैठते हैं और जब स्ट्रेन करते हैं तो कुछ मांस चारों तरफ से बाहर आता है और उसको डिजिटली उठते समय हमको प्रेस करके अंदर करना पड़ता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो प्रोट्रूड मार्क्स के साथ क्लिनिक में आते हैं और उनको जब एग्जामिनेशन टेबल पर लेटाते हैं तो उनका जो
कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, वो वहाँ पे भीगा रहेगा, कुछ म्यूकस उसमें लगे रहेंगे, कुछ ब्लड के स्पॉट लगे मिलेंगे, कुछ फीसेस मिलेंगे लगे हुए, और पूरा का पूरा जो रेक्टल प्रोलैप्स है कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स वाली कंडीशन होती है और वो प्रोट्रूड होता है। उसको हम लोग डिजिटली या मैनुअली प्रेस करके अंदर करते हैं, टी बैंडेज करते हैं, फिर उसको पेशेंट को हम लोग वापस उसके घर भेजते हैं। तो ये कंडीशन हुई रेक्टल प्रोलैप्स के एटियोलॉजी और सिम्टम। इसका ट्रीटमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।